नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 21वीं सदी का पहला साल, नवंबर का महीना, यानी कि नवंबर वर्ष 2000, 3 राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ वो झारखंड और छत्तीसगढ़ की अपेक्षा बेहद संघर्षपूर्ण रहा। लंबी लड़ाई इस पहाड़ी राज्य के निर्माण के लिए लड़ी गई। निर्माण की अवधि भी लंबी थी, संघर्ष भी लंबा था। साथ ही इस राज्य के निर्माण के लिए काफ़ी शहादतें भी हुई, बलिदान भी हुए, अनेक यातनाएं लोगों ने झेली। राज्य निर्माण के लिए जो लोगों का संघर्ष था, राज्य निर्माण के आंदोलन में जो योद्धा थे, उनकी जो शहादतें थी, उनका बलिदान था, उनका त्याग था, उनका संघर्ष था, वो उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए रक्त रंजित अध्यायों में शामिल है। आज 1 सितंबर 2025 और ठीक 31 साल पहले 1 सितंबर 1994। वैसे ये बताना भी ज़रूरी है कि उत्तराखंड राज्य की आवाज़, उत्तराखंड राज्य की जो मांग थी, वो आज़ादी के कुछ सालों बाद से शुरू हो गई थी। वर्ष 1952 में कॉमरेड पीसी जोशी ने पर्वतीय क्षेत्रों को स्वायत्त बनाने की मांग करते हुए एक प्रकार से उत्तराखंड के निर्माण का बीज रोपा था। लेकिन आंदोलन ने जो गति पकड़ी वो 20वीं सदी के आखिरी दशक में पकड़ी। 1990 के दौर में आंदोलन तेज हुआ और 1994 में ये पूरी तरह से उफान पर आ गया। 1994 1 सितंबर, खटीमा का गोलीकांड। राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हजारों लोगों का जो सैलाब था वो सड़कों पर था। पुलिस की गोलियों से 7 लोगों की जान गई। लेकिन शहादत का ये सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। खटीमा के बाद मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड से रामपुर तिराहे की शहादत से जोड़ के देखा जाता है, कोटद्वार, श्रीनगर और ऐसे अनेक स्थान थे जहां आंदोलनकारियों का दमन किया गया, आंदोलनकारियों की जानें गई। कुल 42 लोगों की मौत इस राज्य को बनाने के लिए हुई। तो आज 1 सितंबर के दिन किस तरह का संघर्ष उस दौर में था, और संघर्ष जो था, जो सपने थे, और आज वो सपने कितने पूरे हुए, इन सबको बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी बहादुर सिंह भगत्याल साहब हैं। बहादुर सिंह भगत्याल राज्य आंदोलन की लड़ाई में 9 दिन जेल रहे। उन्हें जो बाद में जब उत्तराखंड बनने के बाद पहली निर्वाचित सरकार पंडित नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने जेल गए आंदोलनकारियों को नौकरी दी। लेकिन भगत्याल साहब ने वो नौकरी नहीं की। चंपावत जिला, जो चंपावत जिले के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव राज्य निर्माण के बाद जो पहले चुनाव हुए वर्ष 2003 में, तो चंपावत के वो पहले ब्लॉक प्रमुख रहे उत्तराखंड बनने के बाद, और अब तक के वो एकमात्र पुरुष ब्लॉक प्रमुख चंपावत के हैं। 2003 के बाद कोई भी ब्लॉक प्रमुख चंपावत में पुरुष नहीं बना। क्या वो सोचते हैं राज्य निर्माण के दौर के जो संघर्ष हैं, जो शहादतें हैं, उसको लेकर, और उन सपनों का क्या हुआ जो आज का जो 2025 का दौर है। बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका टुडे में जोशी जी। सीधे सर बात की जाए 1 सितंबर 1994 की जी, खटीमा का जो गोलीकांड जब हुआ था आज से 31 साल पहले, तो चंपावत खटीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है। आज लगता है बहुत नज़दीक है, तब न सड़कें ऐसी थी, तब न संचार की व्यवस्थाएं थी। तो खटीमा गोलीकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, और चंपावत के जो आंदोलनकारी थे, चंपावत के लोग थे, उनको ये जानकारी कैसे लगी और उनकी क्या प्रतिक्रिया खटीमा गोलीकांड को लेकर, जिसमें 7 लोगों की जाने गई थी। उस समय चंपावत जो है पिथौरागढ़ जिले में था और खटीमा नैनीताल जिले में। जब खटीमा में गोलीकांड हुआ था उस समय यहाँ पर
कोई टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं थी। तो पेपरों के माध्यम से हमें सूचना मिली 2 तारीख को कि वहाँ पर खोटीमा में गोलीकांड हुआ और 107 आंदोलनकारियों को की शहादत उसमें हुई है। तो फिर हमने यहाँ पर उस आंदोलन को बाकी धारदार बनाने का काम किया। मैं सन 1990 से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कूद गया था और उसके बाद लगातार हमने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया। चंपावत में रहकर पिथौरागढ़ जब जिला था तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा आंदोलन हमने अक्टूबर माह में चंपावत उस समय तहसील हुआ करती थी, यहाँ पर हमने आंदोलन किया कि 2 अक्टूबर में मुजफ्फरनगर कांड में कई लोगों की शहादत गई, कई हमारे माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया, उनके कपड़े फाड़े गए। खटीमा में कांड हुआ, मसूरी में कांड हुआ, श्रीयंत्र टापू में गोली चलाई गई। और इस राज्य का निर्माण हमने इसलिए किया था कि हमारा एक पहाड़ी राज्य होगा, यहाँ पर पूरे अधिकारी वर्ग, पूरे कर्मचारी वर्ग, पूरे उत्तराखंड के लोग होंगे और यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उत्तराखंड राज्य निर्माण में हम भूमिका निभाएंगे। 1 सितंबर है तो 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड बने 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो 9 नवंबर वर्ष 2000 और 9 नवंबर 2025, इन 25 वर्षों के अंतराल में जो मतलब उत्तर प्रदेश के दौर की जो व्यवस्थाएं थी और उत्तराखंड के दौर के जो 25 साल रहे, इन दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं? क्या कैसे स्थिति बेहतर हुई है या कैसे स्थिति उत्तर प्रदेश के ज़माने में बेहतर थी? लोगों की जो सुनवाई होती थी, लोगों की जो ज़रूरतें थी, लोगों को सड़क से लेकर शिक्षा की, अस्पताल की, जो भी रोज़गार की, तो इन सब मामलों में क्या बेहतर हुआ है, क्या कमी है, कितना सुधार हुआ है जो आप देखते हैं? ये उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद हम जब उत्तर प्रदेश से अलग हमारा पृथक उत्तराखंड राज्य बना तो हमारे इस उत्तराखंड राज्य में शिक्षा व्यवस्था जहाँ तक मैं मानता हूँ दूरस्थ क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी हुई है। जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा हमें नुकसान पलायन का हो रहा है। जो हमारे गांव खाली हो चुके हैं उसको दोबारा विस्थापित करने की ज़रूरत है। सरकार को उन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको दूर कर वहाँ पर जो हमारे लोग पलायन कर रहे हैं उसको रोका जा सकता है। तो उत्तराखंड की जो मांग 90 के दशक में हुई उसमें छात्रों का बड़ा योगदान था, पढ़ाई को लेकर, आरक्षण को लेकर, यानी कि शिक्षा और नौकरी को लेकर, यानी कि पढ़ाई, कमाई और दवाई, 3 चीज़ें मुख्य रूप से थी। बेहतर स्कूल हों, स्कूल पढ़ने के बाद छात्राओं को नौकरी मिले, नौकरी के साथ उनकी जो बुजुर्गों के लिए, अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। तो शिक्षा, जैसे आपने कहा कि स्कूल दूर दराज खुले हैं, लेकिन अधिकांश जगह क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, रोज़गार की उसमें गुंजाइश नहीं है। और रोज़गार के लिए जो उद्योग की व्यवस्थाएं होती हैं, औद्योगिक स्थितियां होती हैं, वो बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश के ज़माने की यहाँ रोजन फैक्ट्री हुआ करती थी, जो उत्तर प्रदेश से अलग होने के 5 साल बाद 2005 में बंद हो गई। और वो सरकारी फैक्ट्री थी और आज ना सरकारी उद्योग यहाँ बहुत ठीक से हैं, ना दूसरे उद्योग हैं। तो इन सबको रोज़गार युवाओं को मिले, पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े और सेहत के लिए अस्पताल, रेफरल सेंटर के बजाय इसी ज़िले में बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? हमारे यहाँ जो रोजन फैक्ट्री खुली थी, हमारे यहाँ ये रोजन फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, ये अभी भी चल सकती है। कि पहाड़ों में लीसा का दोहन का कार्य हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और यह अभी जो है बाहर उत्तर प्रदेश या तराई में हमारे हल्द्वानी की तरफ लीसा जा रहा है, वहाँ पर इसका कार्य हो रहा है, तारपीन तेल बनाने का, बिरोजा बनाने का, वो यहाँ बन सकता था। हमारा चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिले का जो लीसा है वो यहाँ आकर बिरोजा और तारपीन बनाने का काम कुमाऊं मंडल विकास निगम के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें एक रोजगार भी हमारे इस चंपावत वासियों को इससे मिलेगा और जो हमारे अन्य रोजगार के साधन हैं उसको बढ़ाने का प्रयास सरकार के द्वारा करना चाहिए था। जो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावना इस जनपद में है, इस उत्तराखंड राज्य में है, इसको आगे बढ़ाने का काम सरकार के माध्यम से होना चाहिए था, जो मेरा मानना है। उत्तराखंड का जो बहुतायत हिस्सा है वो पर्वतीय ज़िले हैं, 9 ज़िले विश्व रूप से पहाड़ी हैं।
और बहुत से ज़िले, चंपावत उनमें एक है, पिथौरागढ़ है, चमोली, उत्तरकाशी वगैरह हैं जो सीमांत के ज़िले हैं, बॉर्डर विलेजेस हैं, लेकिन गांव खाली हो रहे हैं। गांव में खेती, पशुपालन, आर्थिकी यानी कि उनके व्यवसाय की, उनके रोज़गार की, उनकी पढ़ाई की वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। तो पलायन रुके, जो बॉर्डर के या दूर दराज के जो गांव हैं वो आबाद हों, वो खाली ना हों। तो इनके लिए कौन सी ऐसी नीति हो जिससे लोग मजबूरी में पलायन न करें, वो बेहतर अवसर के लिए आगे जाए, वो ठीक है। तो इसके लिए क्या सरकार को नीति बनानी चाहिए और क्या एक आंदोलनकारी के रूप में आप सोचते हैं? उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर पलायन हो रहा है, हमारा ये मानना है कि वहाँ पर अच्छी सड़कों की सुविधा पहले मिले, उसके बाद शिक्षा, उच्च शिक्षा की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास लोगों को उपलब्ध हो, और स्वास्थ्य का जहाँ तक है, स्वास्थ्य भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे गांव हैं उसके नज़दीक अगर हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले तो उससे पलायन को काफ़ी हद तक रोक लगेगी। चूँकि इस वक्त बरसात चल रही है और कई सड़कें बंद हैं, 3 दिन से जो 29, 30 और 31 अगस्त को नेशनल हाईवे तकरीबन बंद रहा स्वाला के पास मलबा आने से। तो सड़कों का जब इतनी ज़्यादा उसमें पैसा खर्च होता है, ऑल वेदर रोड 1000 करोड़ से अधिक की है, ट्रीटमेंट में भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। जो पहले सड़कें छोटी होती थी, सकरी होती थी, कम चौड़ाई की होती थी, लेकिन वो इतनी अधिक बंद नहीं होती थी। और इस वक्त पिछले कई सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा है। अभी भी जो 3 दिन की जो सड़क बन रही, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि लाइफ लाइन है 2 जिलों की। तो इस सड़कें बंद ना हों, बंद हो तो कम से कम हों, जल्दी खुलें। लोगों को जो आज आवाजाही की जो असुविधा है, क्योंकि कारोबार पूरा इस सड़क पर टिका हुआ है, तो कैसे रास्ता देखते हैं आप? टनकपुर, पिथौरागढ़, तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग जो पहले BRO के अधीन था, 2015-16 में इसको वहाँ से हटाकर NH को दिया गया। ये सबसे बड़ी भूल थी सरकार की कि जो NH को ये रोड दी गई। BRO के पास ये रोड होती, BRO के लेबर इसमें लगातार लगे रहते थे, झाड़ी काटते थे, इस कवर को खोलते थे, नालियाँ की सफाई करते थे। NH के पास जब से ये रोड गई है तब से इसमें न नालियाँ खुलती हैं न इसके झाड़ियाँ कटती हैं। आप देखोगे टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 150 किलोमीटर लंबा ये NH नेशनल हाईवे है। इसमें 90% इस कवर आपके बंद पड़े हैं, नालियाँ बंद पड़ी है, रोड से पानी बह रहा है, वो नीचे की दीवार को गिराता है, ऊपर के पहाड़ को काटता है, तो पहाड़ जो है नीचे आ जा रहा है। और जो यहाँ पर अभी बंद हुआ है, अगर ये रोड BRO के पास होती, जिसको ग्रिप के माध्यम से संचालित होती थी, यहाँ पर लोकल लेबर थे, उन दिनों लोकल लेबर के माध्यम से ये रोड खोली जाती थी। आजकल इतने संसाधन, मशीनें, पोकलैंड हैं, फिर भी ये रोड नहीं खुल पा रही है। ये बड़ा एक दुर्भाग्य है। NH के अधिकारियों ने जिस समय बरसात नहीं थी उस समय तो इसमें कोई काम नहीं किया, जैसे बरसात स्टार्ट हुआ इन्होंने दीवार देने का काम किया है, और जिससे ये बाकी स्वाला डेंजर जोन को बाकी डेंजर जोन बना दिया, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। हमारे पास वैकल्पिक मार्ग था, द्यूरी वाला मार्ग था, द्यूरी का मार्ग बन सकता था, सिप्टी बूढ़ा खेत होते हुए चाँदपुर होते हुए एक मोटर मार्ग था, इसको दुरुस्त करना चाहिए था। आपके बूढ़ा खेत से लेकर सिप्टी के बीच में 4-5 किलोमीटर अभी कच्ची रोड है, जिसमें आजकल गाड़ियां फंस जा रही हैं। अगर इसमें डामरीकरण हुआ होता तो हमारी आवाजाही, लोगों को सुविधाएं मिलती। लोगों के लिए काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा ये स्वाना डेंजर जोन बनने से। आखिरी सवाल, आप आंदोलनकारी रहे हैं, 9 दिन जेल गए, नौकरी जो सरकार की ओर से जो नीति थी कि 7 दिन या उससे अधिक लोग जेल गए लोगों को नौकरी मिलेगी, आपने नौकरी नहीं की, तो इसके पीछे क्या भाव था नौकरी नहीं करने का? और फिर आप राजनीति में आए, सामाजिक कार्यों में आए, तो एक तो आप ये बताएंगे, दूसरा जो माहौल देख रहे हैं कि जो लोग अपेक्षा करते थे अपने राज्य से, और जो आंदोलनकारियों का सपना था जिस समय आप लोगों ने संघर्ष किया होगा, तो उसमें कितना मैचिंग है, कितना उसके मुताबिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, और क्या उसमें बेहतर होना चाहिए? तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में उत्तराखंड राज्य में 7 दिन से अधिक जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को सीधी नौकरी का प्रावधान किया था। मेरे साथ के बहुत सारे युवा आंदोलनकारी
अपने सरकारी नौकरी में इस राज्य की सेवा दे रहे हैं। मैं उस समय एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस चंपावत ब्लॉक की सेवा कर रहा था और मेरा एक उद्देश्य था कि हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है और इस उत्तराखंड का विकास कैसे हो, कैसा हमारा प्रदेशों में, हम एक नारा लगाते थे, प्रदेशों में आदर्श बनेगा, उत्तराखंड राज्य बनेगा। इस सपने को कैसे साकार हो, हमने एक जन सेवा की भावना हमारे मन में थी और उस जन सेवा के माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सरकारी सेवा का वो ऑफर सरकार के द्वारा जो दिया गया था मैंने नहीं लिया। तो हम जन सेवा के भाव से जो है हमने इस नौकरी को त्यागा था और आज भी हम एक जन सेवा, हमने चंपावत जनपद निर्माण में के आंदोलन में भूमिका निभाई है, अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हम लगातार रात दिन लगे रहे। आज भी हम चंपावत की विकास के लिए, चंपावत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की किरण कैसे पहुंचे, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद भक्तियाल साहब। खटीमा के जो 7 शहादत है, जिनके 7 लोगों की मौत हुई थी राज्य आंदोलन के दौरान, उन समेत मसूरी, मुजफ्फरनगर यानी कि रामपुर तिराहे और तमाम अन्य जगह के उत्तराखंड निर्माण के दौरान जो 42 शहीद हुए, सभी को श्रद्धांजलि। जो अपेक्षा, जो उम्मीद, जो जिन सपनों के सहारे ये लड़ाई उस वक्त लड़ी गई, उन सपनों को पूरा करने के लिए, ज़मीनी स्तर पर लोगों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए धरातल में जो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट है, जो शासन है और जो प्रशासन है, सबने मिलकर काम करना चाहिए। बार बार एक सवाल होता है कि छोटा राज्य आखिर क्यों चाहिए। छोटे राज्य से जो सुविधाएं होती हैं, छोटी प्रशासनिक इकाई होती है, समस्याएं लंबित नहीं रहती हैं, लोगों को समाधान जल्दी मिलता है, लोग अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंच सकते हैं, अपने प्रशासनिक अफसरों तक पहुंच सकते हैं। लड़ाई को लेकर जो अवसर है, काम के जो मौके हैं, साथ ही जो छोटे राज्य में स्थानीय परिस्थितियों के अपेक्षा, स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक जो छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं, उनका विस्तार हो। छोटे जो दूर के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें पलायन की जो समस्या है, पलायन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। खेती, पशुपालन, सहकारिता, डेयरी आदि के माध्यम से उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटे राज्य छोटी सोच के ना हों, बल्कि समस्याओं को छोटा करने, समस्याओं के जल्द समाधान के लिए मुफीद हों। अगर ऐसा होता है तो राज्य आंदोलन की जो लड़ाई है, राज्य आंदोलन को लड़ने वालों के जो सपने थे, राज्य आंदोलन के दौरान जो शहादत थी, उनकी वो भावनाएं बची रहेंगी, उनके सपने पूरे होंगे, लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी। तभी इस राज्य के निर्माण की जो 25 साल इस अगले 2 महीने में पूरे होने हैं, सार्थकता होगी।